नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुयाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र का अध्याय 4 हमारा चल रहा है निर्धनता और आज उसका है लेक्चर नंबर 4। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आपकी तैयारियां चल रही होंगी और अभी बिल्कुल थोड़ा सा सर्दी का मौसम है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप बिल्कुल अंदर ही होंगे रजाइयों के और बिल्कुल मोबाइल में हाँ बस देख रहे हैं। पर प्लीज़ थोड़ा सा सीरियस होकर के पढ़ाई करिए, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ाई करेंगे तो ही हमारे अच्छे नतीजे आएंगे। और फिर आपको जो क्लास 12th में जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो थोड़ा सा आपको आधार क्लास 11th वाले से मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत बेहतर बात होगी। आज हम लोग बात करेंगे निर्धनता रेखा का परीक्षण। मतलब हम निर्धनता रेखा डिसाइड कैसे करें कि भाई निर्धनता रेखा है क्या। जैसा कि अभी तक हम लोग बात करते आ रहे थे कि भाई ये बीच में एक लाइन खींच दी, इस लाइन के इधर वाले गरीब है और उस लाइन के उधर वाले क्या है, अमीर है या धनी या मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो। सवाल ये आता है कि जो निर्धनता रेखा है ये रेखा कैसे डिसाइड करा जाए। ऐसा कौन सा पॉइंट, ऐसा कौन सा बिंदु होना चाहिए जिस पर आप ये कह दें कि नहीं सर ये अमीर और ये गरीब है। ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोग कैसे क्रिएट कर पाएंगे, तो वो आज हम लोगों को जानना है। हम आज बात करेंगे निर्धनता रेखा का परीक्षण। देखिए, आज निर्धनता रेखा का परीक्षण अपन लोग समझेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको लास्ट के लेक्चर्स में जो निर्धनता रेखा का एक आइडिया जो दादा भाई नेहरू जी ने लगाया था वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहले जो लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े, गरीबी क्या होती है, कौन सी स्थिति होती है, वो सारी घटनाएं आपको बिल्कुल एक क्रम में मैं समझाते हुए जा रहा हूँ। वो उम्मीद करता हूँ कि वो आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं निर्धनता रेखा की। निर्धनता या गरीबी की जब मैंने पहले बात करी थी तो मैंने आपको एक ऐसा कहा था कि एक ऐसी स्थिति है जिसमें आपके पास मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी क्या है, रकम ना हो, आपके पास पैसा ना हो, धन ना हो। मतलब आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर पाए। अगर हम अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को भी पूरा ना कर सके, उसको पूरा करने के लिए अगर हमारे पास धन नहीं होता है तो हम गरीब कहलाएंगे। और मूलभूत आवश्यकताओं में क्या आती है? रोटी, कपड़ा और मकान। परंतु आज के आधुनिक समय में देखते हुए सिर्फ और सिर्फ क्या रोटी, कपड़ा, मकान ही मूलभूत आवश्यकता है? इसके अलावा भी अगर मैं आगे बढ़ूं तो मैं बात करूंगा स्वास्थ्य मेरी मूलभूत आवश्यकता है। मुझे अच्छा स्वास्थ्य पाने का अधिकार है, मुझे अच्छी शिक्षा मुझे मिलनी चाहिए, यह भी मेरा अधिकार है। ओके, तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, शिक्षा। मतलब मैं जनरल फॉर्म में ये कहता हूं कि मेरे पास इतना धन होना चाहिए कि मैं ये मेरे जो 5 स्तंभ है, इन 5 स्तंभों को खड़ा कर सकूं, मैं अपना जीवन बेहतर बना सकूं। रोटी, कपड़ा, मकान से मेरा जीवन चल सकता है, परंतु मेरा जो अपना विकास कर पाऊंगा वो स्वास्थ्य और शिक्षा से ही कर पाऊंगा। तो आधुनिक समय में हमें स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी जोर देना होगा। परंतु जो निर्धनता रेखा है, जब हम बात गरीबी की करते हैं तो गरीबी में मुख्यतः इन्हीं चीजों पर जोर दिया जाता है कि व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा, मकान है या नहीं है। और इन दो पर भी कभी कभार हम इग्नोर कर देते हैं। हम मुख्यतः जो बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसकी करते हैं? हम भोजन की बात करते हैं कि अगर उस व्यक्ति को 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो हाँ उसकी अच्छी स्थिति है, और अगर उसको नहीं मिल रहा है मतलब उसकी स्थिति बेकार है। तो ये जो निर्धनता रेखा है, इस निर्धनता जो ये स्थिति है, गरीबी वाली स्थिति है, इस स्थिति को हम लोग एक रेखा पर दर्शा रहे हैं, एक लाइन पर हम लोग दर्शा रहे हैं। और इस पर क्या कहा कि भैया जैसे कि ये एक बीच में हमने पॉइंट खींच दिया। जैसा कि अपन लोग इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 10 तक पढ़ा होगा कि ईसा पूर्व, ठीक है, जैसे मान लीजिए 400 ईसा पूर्व मैंने लिखा। अब 400 ईसा पूर्व क्या है भैया? ये एक लाइन आ गई बीच में, ठीक है, ये बीच में लाइन है, ये 0 वाला ईयर है, ये वो साल है, वो ईयर है जब ईसा मसीह का जन्म हुआ, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ। इससे पहले का जितना भी समय है उसको हम लोग बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व बोलते हैं। और इसके बाद वाला जो जन्म हुआ, इसके बाद वाला जो समय है 0 के ईयर के वाले बात का, ईसा मसीह जी के जन्म के बाद वाला जो समय, उसको हम एडी बोलते हैं, एनो डोमिनी बोलते हैं, लॉर्ड ऑफ द ईयर बोलते हैं, ठीक है, या हम उसे ईस्वी बोलते हैं। ओके, मतलब ये बीच में जो 0 डिसाइड करें, 0 क्या है? ये ईसा मसीह जी का जन्म वाला जो साल है, उस साल को हमने यहां पर बीच में आधार बनाया है कि इससे पहले और इसके बाद। और अगर आज हम लोग दुनिया को फिर से एक बार देखना चाहे तो शायद नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि आने वाले समय में जब दुनिया स्टडी करेगी तो बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना भी स्टडी करेगी, कि कोरोना काल से पहले का दौर और कोरोना काल के बाद का दौर। तो हमने क्या है, कोरोना को क्या बना लिया? एक आधार बना लिया कि भाई इसके पहले का जो समय है वो बिफोर कोरोना
और उसके बाद का जो समय वो आफ्टर कोरोना, दोनों में आप अंतर विभाजित कर सकते हैं कि क्या अंतर रहा होगा। और एक थोड़ी सी दुखद खबर इन दिनों थोड़ा सा मुझे सुनने को मिली है कि चीन में है ना फिर से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर चीन की स्थिति दिन पे दिन बदतर होती जा रही है, बेकार होती जा रही है। उनके पास ना बेड है ना दवाइयाँ हैं। तो प्लीज़ बच्चों आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार थोड़ा सा सजग हो जाइए, सतर्क हो जाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइजर से आप उनका यूज़ कर सकते हैं तो करिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोरोना की बात करी तो मुझे याद आया, ओके। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ को आधार बनाया। तो इसी प्रकार से जब हम यहाँ पे रेखा बना रहे हैं, ऐसे आपने क्लास 10 तक मैथ्स पढ़ी होगी, तो मैथ्स में भी जीरो होता है, जीरो के इधर वाले सारे नेगेटिव, इधर वाले पॉजिटिव, मतलब सभी रेखा पे कहीं ना कहीं बीच में एक आधार है, बीच का मध्यस्थ पॉइंट है। उस मध्यस्थ पॉइंट से पहले की चीज कुछ और, पहले की चीज बाद की कुछ चीज और। तो ये जो निर्धनता रेखा की ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट को कैसे डिसाइड करा गया है, बस वही आज हम लोगों को जानना है, वही निर्धनता रेखा के बारे में पढ़ना है। अब इसको डिसाइड कैसे करा गया, तो डिसाइड करा गया कि भैया पर व्यक्ति को कैलोरीज कितनी मिलती है, किसके आधार पर, कैलोरी के आधार पे। अब आप पूछोगे कि सर जी ये कैलोरी होती क्या है, कैलोरी क्या है। कैलोरी से आपको सीधा सा याद रखना है सिर्फ और सिर्फ एनर्जी, ऊर्जा। हम लोग जब भी कुछ खाते हैं ना तो हमें कुछ एनर्जी मिलती है, और उसको जिन यूनिट्स में मेजर करा जाता है ना उसको कहा जाता है बच्चों कैलोरी। क्या कहा जाता है, कैलोरी। मैंने 2 चपाती खाई, मुझे कितनी ऊर्जा मिली, ये कैलोरी में दर्शाएगा। मैंने 5 केले खाए, मुझे कितनी ऊर्जा मिली, ये कैलोरी में दर्शाया जाएगा। जब भी मैं कुछ खाता या पीता हूं और मुझे कितनी ऊर्जा मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है, उसको कैलोरी में दर्शाया जाता है। अब यहां पर यह डिसाइड हुआ कि भैया कितनी कैलोरी, और जिस व्यक्ति को कैलोरी मिलती है तो उसका कितना होगा। तो देखिए यहां पे कहा गया कि 2400 कैलोरीज एक गांव के व्यक्ति को अगर मिलती है तो वो व्यक्ति गरीब नहीं होगा पर पर्सन, ओके। और 2100 कैलोरी शहर के व्यक्ति को मिलती है, सिटी के अर्बन एरिया के व्यक्ति को मिलती है तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। अब आप बोलोगे सर गांव में शहर में ऐसा भेद क्यों, गांव में ज्यादा शहर में कम। तो इसका कारण ये है कि गांव के लोग मेहनती ज्यादा होते हैं, उनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, और जो शहर के लोग हैं वो कम मेहनती होते हैं, वो मानसिक कार्य ज्यादा करते हैं, शारीरिक कार्य कम करते हैं, ओके। तो हमें क्या है उस बात को बिल्कुल क्या करना होगा, क्लियर नहीं करना होगा, हमें उसको बिल्कुल एग्जैक्टली हम लोगों को क्या करना होगा, समझना होगा। तो 2400 कैलोरी कहां की है, ग्रामीण क्षेत्र की, और 2100 कैलोरी कहां की है, शहरी क्षेत्र की। यह आधार बना दिया कि अगर मान लीजिए कि मैं शहर में रहता हूं, मुझे 2100 कैलोरी मिल रही है, मतलब मैं गरीब नहीं हूं। अब आप बोलोगे सर कैसे पता लगाऊं कि आपको 2100 कैलोरी का खाना मिलता है नहीं मिलता। तो इसको क्या करा गया, पैसों में माप दिया गया कि भैया इतना, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण ले लेता हूं कि 1000 रुपए, अगर मैं पूरे महीने के 1000 रुपए कमा रहा हूं, एक व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है पूरे महीने के, तो वो व्यक्ति गरीब नहीं है। मान लीजिए कि भैया 2100 कैलोरी बोला, और 2100 कैलोरी जो खरीदे जा सकती है वो 1000 रुपए में आएगी पूरे महीने के अनुसार। तो पूरे महीने के अगर मैं 1000 रुपए एक व्यक्ति कमाता हूं तो मैं गरीब नहीं हूं। मेरे परिवार में 6 जन है और 6000 रुपए मैं पूरे महीने के कमा रहा हूं, तो मुझे गरीबी में काउंट नहीं होना चाहिए। ये सरकार के मापदंड है ना, वो कहते हैं। तो यहां पर जो ये आधार बनाया गया वो किसको बनाया गया, खाने को बनाया गया, कैलोरी को बनाया गया, भोजन को बनाया गया। अब जब सरकार कुछ भी कार्य करती है तो उस पर पक्ष विपक्ष होता है, और जब मामला अर्थशास्त्र का हो तो बढ़िया से बढ़िया जो पक्ष और विपक्ष कर सकते हैं वो अर्थशास्त्री कर सकते हैं। तो यहां पे अब कुछ अर्थशास्त्रियों ने सरकार के इस मुद्दे पर, इस मेजरमेंट पर, इस परीक्षण पर सवाल उठाए। अब आप पूछेंगे सर क्या सवाल उठाए। पहला सवाल तो यही उठाया गया कि सिर्फ और सिर्फ क्या इतना काफी, पूरा महीने का क्या इतना काफी है। यार व्यक्ति जो लाखों रुपए कमा रहे हैं उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। महीने के 1000 रुपए कमाने, 1000 रुपए में आता है क्या होता है, एक बात बताइए आप, 1000 रुपए क्या होगा 1000 रुपए। तो सबसे पहला तो क्या ये जो सिस्टम सरकार अपना रही है क्या वो सिस्टम बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये बोली गई कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ सरकार ने जो इंक्लूड करा है वो कैलोरीज को इंक्लूड करा। कैलोरीज आती है खाना खाने से, पानी वानी पीने से एनर्जी मिलती है। तो बात सिर्फ और सिर्फ सरकार ने भोजन की करी है। तो सिर्फ और सिर्फ क्या जीवन में भोजन ही महत्वपूर्ण है क्या? जिनको भोजन मिल रहा है फिर उनको बाकी और कुछ ना मिले चलेगा? उनको कपड़ा मिले या ना मिले चलेगा? मकान मिले या ना मिले चलेगा? स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है या नहीं मिल रही है? शिक्षा मिल रही है या नहीं मिल रही है? तो कैसे चलेगा? सिर्फ और सिर्फ आप भोजन के आधार पर, आप उनकी आय के आधार पर ही अगर आप ये कह देते हो कि वो गरीब है या नहीं है, तो ये जो मापदंड, जो मापने का तरीका है, ये तरीका ही गलत है।
ये कुछ अर्थशास्त्रियों ने सवाल उठाए। बात सही भी है। अर्थशास्त्री कहते हैं कि हमें क्या है, मेजरमेंट ऐसा करना चाहिए जिसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता हो। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है जिसमें क्या हो, स्वास्थ्य सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए, शिक्षा सुविधाओं को भी ध्यान में रखा जाए। इन सभी मुद्दों को, एक एक बात, एक एक पहलू को हर पे विस्तार से विस्तृत में चर्चा करी जाए। तीसरी बात इन्होंने ये कही कि जब हम ये निर्धनता रेखा बनाते हैं, इस निर्धनता रेखा को जब अपन ने बनाया था, मैं इस निर्धनता रेखा को बार बार मैं आपको याद करवाता हूं। इसमें क्या लिखा था अपन ने, पुण्यतः निर्धन, ठीक है, क्या लिखा था, पुण्यतः निर्धन, फिर बहुत निर्धन, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ था, और फिर लिखा निर्धन। यह तो पूरी तरीके से गरीब है, ये बहुत गरीब है और ये गरीब है, ठीक है। और अब सरकार ने ये बोला कि भैया जो व्यक्ति 1000 रुपए कमा रहा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, जो 1000 से कम कमा रहा है वो गरीब है। अब मान लो ये व्यक्ति पूरे महीने के 500 रुपए कमा रहा है तो भी गरीब है, ये व्यक्ति पूरे महीने के 800 रुपए कमा रहा है तो भी गरीब है, और ये व्यक्ति मान लो 950 रुपए कमा रहा है तो भी गरीब है। पर तीनों में कुछ तो अंतर है ना भाई। इसके पास तो बिल्कुल 500 ही आ रहे हैं, ये तो बहुत 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 ज्यादा गरीब है। तो अर्थशास्त्रियों ने कहा कि ये जो मापदंड सरकार का है, इससे सरकार को ये तो पता चल जाएगा कि कौन गरीब है, पर सरकार को एग्जैक्ट में ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में सरकार की सहायता की आवश्यकता की ज्यादा किसको जरूरत है। कि भाई इसको सबसे ज्यादा जरूरत है ना, इसको सबसे ज्यादा, ये महीने में 500 ही कमा रहा है, वो तो महीने में फिर भी 950 तो कमा रहा है। हाँ, गरीब तो ये भी गरीब, वो भी गरीब, गरीब तो दोनों ही है, पर ये 500 कमा रहा है, वो 950, तो इसको क्या है, ज्यादा जरूरत है, इसको सरकार का फायदा मिलना चाहिए। पर सरकार ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही कि भैया कौन कितना कमा रहा है। तो बोलते जो 1000 से नीचे वो सारे के सारे गरीब। ये तो बिल्कुल जो जैसे जो CBSE वाला ग्रेडिंग सिस्टम हुआ करता था, तो उसमें ये ऐसा होता था कि 91 में से 100 सब A1। अब जिसके 100 में से 100 आए हैं वो भी A1 में, और जिसके 91 में आए हैं वो भी A1 में, जिसके 95 में आए हैं वो भी A1 में, जिसके 99 में आए वो भी A1 में। तो वैसे कर दिया, 1000 से नीचे कमाने वाले सारे के सारे गरीब, और 1000 से ऊपर कमाने वाले सारे के सारे अमीर। अब अमीर में भी यार कुछ जो मध्यम वर्ग के हैं वो हैं, कुछ मध्यम उच्च वर्ग के हैं, फिर धनी हैं, लखपति, करोड़पति लोग। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सिस्टम सरकार अपना रही है, इस सिस्टम की आलोचनाएं होंगी। और फिर अपन एंडिंग में जाते जाते आपके लिए मैं सवाल छोड़ करके जाऊंगा कि जितना भी आज के लेक्चर में अपन लोग पढ़ेंगे, और ये जो निर्धनता का जो परीक्षण का जो तरीका सरकार अपना रही है, मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे आज कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वो तरीका सरकार का सही है क्या। आप पूरा पढ़िएगा, पूरा लेक्चर देखिएगा, और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर तरीका सही है, या सुधार हो सकता है, या आपकी नज़र में आप भविष्य में कलेक्टर बन जाएंगे तो आपसे पूछती है सरकार की कैसा क्या सुधार करें जिससे कि जो गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं उनको हम ऊपर लेकर के आ सके। तो आप क्या सुधार देंगे, आप सोचिएगा, विचार करिएगा, मनन करिएगा, और फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब लिखिएगा। चलिए तो बढ़ते हैं आगे लेक्चर की तरफ और जानते हैं निर्धनता मापन की कई विधियां होती है। अब आपको निर्धनता को मापने के लिए, निर्धनता को मापना मतलब निर्धनता रेखा को, आप निर्धनता रेखा तैयार कर रहे हैं तो उसको जो मापने का जो तरीका होता है उसकी कई विधियां होती हैं, कई मेथड्स होते हैं। आप एक तरीके से नहीं माप सकते, उसके अलग अलग तरीके हैं। अब कई तरीकों में से एक तो यह है, एक विधि तो न्यूनतम कैलोरी उपभोग के मौद्रिक समान प्रति व्यक्ति व्यय का निर्धारण करने की विधि। इसमें क्या बोला कि न्यूनतम मतलब क्या होता है, कम से कम। जैसे आपको कहा जाता है कि अगर आपको पास होना है तो न्यूनतम 33 नंबर तो लेके आने ही पड़ेंगे, कम से कम 33 मार्क्स तो लेकर के ही आने पड़ेंगे 100 में से। वैसे यहां पर क्या कहा गया है, न्यूनतम कैलोरी उपभोग, कम से कम इतनी कैलोरी का क्या होना चाहिए, उपभोग होना चाहिए, कंज्यूम होना चाहिए। मतलब वो व्यक्ति को क्या है, मिलनी चाहिए, वो खाना चाहिए, उसको खाने के, पानी पीने के द्वारा, जो भी खाने पीने के सामान है उनके द्वारा इतनी कैलोरी उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए। अब जो न्यूनतम कैलोरी उपभोग है उसका हमने क्या कर दिया, मौद्रिक निकाल लिया। मौद्रिक मतलब मुद्रा, मुद्रा मतलब मनी, मतलब ये जितना भी, जैसे मैंने कहा कि भैया 2100 कैलोरी, तो मैंने कहा 1000 रुपए, ठीक है। तो जितना हम उपभोग कर रहे हैं उसका क्या है, मैंने मुद्रा। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं एक होटल में जाता हूँ खाना खाने, और मैं खाना खाने गया और मुझे एक प्लेट 100 रुपए की दी, उसमें 5 चपाती आई, थोड़े से चावल आए, दाल आई, एक सब्जी और है। अब मैं तो मैं कह सकता हूं कि एक दिन का मुझे, एक समय का 100 रुपए का खाना मुझे चाहिए। जैसे मुझे एनर्जी हो गया, बस खा लिया, अब तो मजे ही मजे। 100 का सुबह, 100 का शाम को, 200, इसके हिसाब से कितना हो गया, 6000 रुपए महीने के,
एक व्यक्ति की, नॉर्मल बता रहा हूँ। चलो और वो तो फिर भी मैं होटल में गया था तो अपन मान लीजिए नॉर्मल भी अगर 5 चपाती थोड़ा बहुत भी कुछ, तो मतलब मैंने जो खाया जितने से मुझे एनर्जी मिली उसका मैंने क्या है पैसों में निकाल लिया। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम कैलोरी जो उपभोग हो रहा है उसका हमने क्या कर लिया, मौद्रिक समान कर लिया, कि मुद्रा के समान कर लिया। और प्रति व्यक्ति मतलब पर पर्सन, हर पर्सन पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं, वे का मतलब क्या है खर्चा, कि हम कितना खर्चा कर रहे हैं। एक और उदाहरण अपन लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग 5 दोस्त हैं, हम लोग पार्टी करने गए, ठीक है, कि भाई जैसे मान लो मेरा बर्थडे आया और उन्होंने बोला यार मनीष भाई पार्टी दो, तो मैं उनको सबको एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए लेकर के। अब मान लीजिए कि क्या हुआ कि मान लीजिए वहां पर 2000 रुपये का बिल आया, मैंने बिल पे कर दिया। अब फिर मैंने लगाया यार एक व्यक्ति ने कितने का खाना खाया, तो मैंने 5 से भाग दिया तो 400 रुपये। एक व्यक्ति कितने का 400, तो यहां पर हमने वो जितना भी कैलोरी उपभोग कर रहा है उससे पता लगा लिया प्रति व्यक्ति पे व्यय। एक व्यक्ति पे मैंने कितना खर्चा करा है 400 रुपए, एक व्यक्ति पे कितना खर्चा हुआ, कितना व्यय हुआ 400 रुपए, एक्सपेंडिचर जो हुआ 400 रुपए। उस प्रकार से जितना भी आप खाते हो उसका प्रति व्यक्ति, हर व्यक्ति के हिसाब से व्यय खर्चा निकाल लिया जाता है और फिर उसी के हिसाब से हमें बताया जाता है कि ये निर्धनता रेखा में है या ये नहीं। इसके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी तथा शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का न्यूनतम उपभोग मिलना चाहिए। यह नियम है, ठीक है, कि ग्रामीण व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति गांव में रहता है तो उसको 2400 कैलोरी न्यूनतम कम से कम मिलनी चाहिए, और कोई शहरी व्यक्ति है तो उसको 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। ये कम से कम उपभोग है। अगर आपको 2400, आप गांव में रहते हैं और आपको 2400 कैलोरी का उपभोग मिलता है मतलब आप गरीब नहीं है, और अगर आप शहर में रहते हो आपको 2100 कैलोरी का उपभोग मिलता है मतलब आप गरीब नहीं। इतना तो कम से कम मिलना ही चाहिए, अगर यह भी नहीं मिलता तो फिर तो आप गरीब। और परंतु ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सिर्फ और सिर्फ भोजन को यहाँ पे कंसीडर करा गया है। भोजन के अलावा भी बहुत कुछ है, ठीक है भाई, भोजन से बढ़कर के भी तो बहुत कुछ है ना भाई। शिक्षा मिलनी चाहिए, स्वास्थ्य मिलना चाहिए। मान लीजिए कुछ जो खा रहे हैं उससे तबीयत खराब हो गई, फिर डॉक्टर के पास जाने तक की भी उनका इतना कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो डॉक्टर को दिखा सके। तो ये इतना न्यूनतम उपभोग तो मिलना चाहिए। वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों में रुपए 816 प्रति व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में तथा शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपए प्रति व्यक्ति प्रति माह के रूप में परिभाषित किया गया। अब देख लीजिए, अगर 2011-12 का डेटा है और उस डेटा के अनुसार कहा गया कि निर्धनता रेखा को ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपए, अगर आप गांव में रहते हैं तो बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं, विलेज में रहते हैं, ओके, 816 रुपए प्रति व्यक्ति, हर एक व्यक्ति प्रति माह उपभोग के रूप में, ठीक है। इसका मतलब क्या कहा गया, जैसे मान लीजिए कि आप गांव में रहते हैं और आप 5 लोग रहते हैं, ठीक है, एक परिवार में 5 लोग हैं। 816 का 5 से गुना करा तो 6 पंजे 30, 3 5 एकम 5, 8 8 पंजे 40। अगर आपके माताजी और आपके पिताजी, ठीक है, एक परिवार में 5 लोग हैं, माता पिता और 3 उनके बच्चे हैं, तो मान लीजिए माता पिता दोनों कमा रहे हैं और 3 बच्चे नहीं कमा रहे। अगर वो माता पिता मिलकर करके 4080 रुपए कमाते हैं पूरे महीने के, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4000 अगर 80 रुपए कमा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन के हिसाब से, एक व्यक्ति के हिसाब से वो कितने रुपए कमा रहे हैं, 816 रुपए कमा रहे हैं, मतलब वो परिवार गरीब नहीं। पर मुझे थोड़ा सा सोचने की बात ये आती है, विवश होता हूं मैं इन चीजों पे सोचने पे कि 816 रुपए में होता क्या है एक्चुअली, क्या आता है 816 रुपए में, आप बताइए, वो भी पूरे महीने का, एक दिन का नहीं। 816 रुपए पूरे महीने का, आप सोचिए, 2 वक्त की रोटी मिलना ही बहुत मुश्किल होती है यार। जिस में के साथ हम देखते हैं महंगाई बिल्कुल आसमान छू रही है, वहां पे 816 रुपए महीने का, और हम कहते हैं वो व्यक्ति गरीब नहीं है। वो व्यक्ति फिर गरीब नहीं कैसे, 816 रुपए पूरा महीना, तो ये तो बहुत, मतलब बहुत ज्यादा कम है, मतलब मेरा अनुसार ऐसा है। तो एक व्यक्ति को अगर 816 रुपए पूरे महीने का मिल रहा है मतलब वो व्यक्ति गरीब नहीं है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप सिटी में, आप अर्बन एरिया में रहते हैं, तो उन्होंने बोला पर पर्सन, हर व्यक्ति पूरे महीने का 1000 रुपये। अब मान लीजिए किसी परिवार में 10 लोग हैं, ठीक है, तो वो 10,000 रुपये माता पिता मिलकर के कमा कर ला रहे हैं, मतलब इसका मतलब वो परिवार गरीब नहीं, वो परिवार गरीब नहीं। अब पर थोड़ा सा एक मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। अगर आप देखें, जैसा इन्होंने कहा, जो मापदंड सरकार ने बताया, इन मापदंड के हिसाब से तो फिर भारत में कोई गरीब नहीं। जो व्यक्ति मजदूरी करता है ना, जो पत्थरों का काम करता है, निर्माण का काम करता है, वो मजदूर भी जो है ना, उसको भी है ना 500 रुपये रोज के मिलते हैं, 500 रुपये रोज के मिलते हैं। हम मान लेते हैं वो 30 दिन काम कर रहा है, मतलब वो महीने के कितने कमा रहा है, 15,000 कमा रहा है।
15,000 कमा रहा है। और उसके परिवार में आप कितने सदस्य मानते हो? 5 मान लो यार, 5 मान लो, 3,000। एक व्यक्ति के पूरे महीने के कितने हैं? 3,000। अगर वो गाँव के हिसाब से तो 4 का कवर कर रहा है और शहर के हिसाब से तो वो 3 लोगों का कवर कर रहा है। इस हिसाब से तो फिर कोई गरीब नहीं बचा यार, कोई भी गरीब नहीं बचा। एक नॉर्मल से नॉर्मल जो व्यक्ति फुटपाथ पे भी छोटी से छोटी दुकान लगा रहा है, आप मान के चलिए कि वो दिन के 500 रुपए प्रॉफिट पे लेकर के जा रहा होगा, तो वो कितने कमा रहा है? 5 या 15,000 रुपए वो कमा रहा है। अब 15,000 कमाने वाला व्यक्ति फिर इस मापदंड के हिसाब से तो गरीब नहीं है, परंतु सच्चाई ये है कि वो 15,000 भी कम पड़ रहे हैं। फिर अब आप कहोगे सर कम तो लाख रुपए भी कम पड़ेंगे, वो बात मैं बिल्कुल मानता हूं। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है और मेरा सरकार से सिर्फ इतना सा अनुरोध है कि जनता को इतना पैसा मिलना चाहिए कि वो अपनी रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा और स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो पूरी उठा सके, वो पूरी कर सके। अगर हम जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्वास्थ्य इलाज के कारण वो लोग दम तोड़ देते हैं, उनको इलाज मिलना चाहिए। और फिर भी अगर हम ये कहेंगे नहीं 816 और 1,000 रुपये बहुत है, तो कहाँ के बहुत है यार? ये तो सिर्फ आपने भोजन में बस वो खाते ही रहे। मतलब हम सरकार ये अनुमान लगा के चल रही है कि हमारे देश में एक भी व्यक्ति बीमार पड़ेगा ही नहीं, सिर्फ उसको खाने का ही काम है और खाने के अलावा उसको और कुछ चाहिए नहीं जीवन में। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सामाजिक और जो पारिवारिक कार्य होते हैं, बच्चों की शादी करना और कुछ हो गया, उसमें भी पैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सरकारों का अपना जो एस्टिमेशन है वो एस्टिमेशन बढ़ाना चाहिए। और शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे या तो हम कुछ ऐसा करें कि हमारे देश के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, हमारे देश के गवर्नमेंट स्कूल्स इतने विकसित हो जाएं, इतने बेहतर हो जाएं कि एक गरीब का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में जा रहा है तो माता पिता निश्चित हो कि जिस दिन वो 12वीं से निकलेगा उस दिन वो उसका भविष्य बेहतर होगा। अगर किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाकर के एडमिट करवा दिया तो ये विश्वास होना चाहिए कि नहीं, बच्चा बिल्कुल ठीक होगा, हमें प्राइवेट की आवश्यकता ही नहीं होगी। इतना बेहतर काम सरकार को इन चीजों पे करना चाहिए। हाँ, फिर हम कहें कि भाई रोटी, कपड़ा, मकान है और इतना सरकार दे, इट्स ओके। फिर हम चलो एक मापदंड के हिसाब से मान लेते हैं, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा पे खर्चा होना जरूरी है, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते थे कि भैया आप चाहे एक रोटी कम खा लीजिएगा पर शिक्षा जरूर लीजिएगा, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दीजिएगा। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ और सिर्फ भोजन को काउंट करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मेरी भी एक, मैं मानता हूं कि सरकार को इसमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए और भोजन को भी काउंट कर रही है तो सरकार को इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। यद्यपि हमारी सरकार निर्धन परिवारों की पहचान के लिए मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय MPCE को परिवार की आय के घोतक के रूप में प्रयोग करती है। यह भी हम लोगों ने देखा, मासिक मतलब महीने के हिसाब से, ठीक है। प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, ठीक है, हर व्यक्ति पे कितना उपभोग होना चाहिए, उसका खर्चा होना चाहिए वो बताया। तो 816 तो गाँव में और 1,000 रुपये शहरों में हर व्यक्ति का। ये MPC का तरीका उसको निर्धनता के या परिवार के आय के रूप में उन्होंने देखा। अब यहीं पर सवाल उठता है कि क्या आपको ये जो तरीका अपनाया गया है आप इससे संतुष्ट हैं या आप इसमें कुछ सुधार चाहते हैं? तो जो भी चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अनेक अर्थशास्त्रियों का मत है कि इस तंत्र में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सभी निर्धनों को एक वर्ग में मान लेता है और अति निर्धनों और अन्य निर्धनों में कोई अंतर नहीं करता है। देखो अब इन्होंने क्या कहा है, अर्थशास्त्रियों को सबसे जो बड़ी समस्या है, ये जो व्यवस्था सरकार ने बनाई 1,000 रुपये और 816 रुपये, 2400 कैलोरी और 1,000 कैलोरी, 2100 कैलोरी, इससे जो सबसे बड़ी जो समस्या इसमें है वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सरकार सभी निर्धनों को, सभी गरीबों को एक वर्ग में मान लेती है। सभी गरीबों को एक वर्ग में मान लेने का अर्थ क्या है? क्योंकि हमने तो गरीबी में भी 3 पढ़े हैं, पूर्णतया निर्धन, फिर बहुत ज्यादा निर्धन और फिर निर्धन। तो ये तो सभी जो गरीब है उन सबको एक वर्ग में ही मान लेती है, सब एक में आ गए। मैंने क्या कहा, 500 कमाने वाला भी गरीब, 800 कमाने वाला भी गरीब और 950 भी कमाने का वाला क्या है, गरीब। तो तीनों में अंतर तो है ना भाई, ये बहुत कम कमा रहा है। तो इनका अर्थशास्त्रियों का यही कहना है कि सरकार एक वर्ग में ही मान लेती है और सरकार अति निर्धनों का मतलब है जो बहुत 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 ज्यादा गरीब हैं और अन्य निर्धन, ठीक है, जो बहुत ज्यादा गरीब है वो और जो दूसरे गरीब है उनमें सरकार अंतर नहीं कर पाती, स्पष्ट नहीं कर पाती। देखिए ये बिल्कुल एक ऐसा है कि अगर जैसे आज मैं बोलूं कि भैया मैंने जैसे मान लीजिए कि 50 मार्क्स का पेपर लिया, अब जो 30 से ऊपर है वो तो सारे बच्चे बढ़िया हैं, फिर मैंने बोला यार 30 से जिनके खराब है ना उनकी हम स्पेशल क्लास लेंगे, एक्स्ट्रा क्लास लेंगे। अब पर 30 से आप ये भी तो देखिए ना, कोई बच्चा ऐसा होगा जो 20 से 30 के बीच में होगा, कोई 11 से 20 के बीच में होगा और कोई 1 से 10 के बीच में होगा।
तो सबसे ज्यादा अगर हमारी स्पेशल क्लास की जरूरत है तो वो किसको है? जिनके 1 से 10 आए। शायद वो बच्चे लेट जुड़ रहे हो, स्कूलों में लेट आए हो सकता है कि शायद उनको मेरी बातें कुछ चीजें समझ में नहीं आई, उनको और बेसिक से और गहराई से समझाने की आवश्यकता है। तो यहां पर बस वही बात है कि सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत किस पर थी? 1 से 10 के बीच में जिनके नंबर आए उन पे, ना कि 21 से 30 वाले पे। हाँ, 21 से 30 भी कम ही है और 11 से 20 भी कम है, पर सबसे ज्यादा फोकस की जरूरत किसको? 1 से 10 वालों को है। इसी प्रकार से सबसे ज्यादा जरूरत है वो किसको है? बहुत ज्यादा गरीब है उनको है। तो परंतु सरकार यहाँ पे जो आप कह सकते हैं डिफरेंस नहीं कर पा रही है सरकार। यह विधि भी मुख्यतः भोजन और कुछ चुनी हुई वस्तुओं पर व्यय को आय का प्रतीक मानती है, पर अर्थशास्त्रियों को इस बात पर भी आपत्ति है। अब अर्थशास्त्री जो है, इकोनॉमिस्ट है, वो ये कहते हैं कि सरकार ने तो सिर्फ और सिर्फ जो आधार बनाया वो भोजन को बनाया है। भोजन पे जितना खर्चा हो रहा है उसको मान लिया कि हाँ भैया आप भोजन मिल रहा है मतलब आप गरीब नहीं हो। ठीक है, भोजन के अलावा आपको कुछ मिले या ना मिले, भोजन मिल रहा है मतलब आप गरीब नहीं हो। और इसके अलावा कुछ 1-2 वस्तुएं और ऐसे आ जाती है जिन पर अगर आपको खर्चा कर पा रहे हो, आप इतना खर्चा करने लायक आपको अगर इनकम मिल रही है, इसका मतलब आप गरीब नहीं हो। अर्थशास्त्रियों को इस बात से आपत्ति है। अर्थशास्त्रियों को तो बहुत बड़ी बात है, उनको तो आपत्ति होगी, मुझे भी आपत्ति है। मैं खुद ऐसा मानता हूँ कि भोजन के अलावा भी काफ़ी चीज़ें काउंट करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया, भोजन में तरबूज हैं, जामुन है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इससे सरकार की सहायता के पात्र व्यक्तियों के समूचे समूह का निर्धारण तो हो जाता है, पर इसकी पहचान नहीं हो पाती कि सबसे अधिक सहायता की आवश्यकता किन निर्धनों को है। अब देखिए, सरकार ने कह दिया कि अगर जो भी व्यक्ति 1000 से कम कमा रहा है उसको क्या है, हम सरकार मदद करेगी। तो सरकार को यहाँ एक ये तो पता चल गया कि भैया इतने गरीब है, इन गरीबों को हमारी मदद की आवश्यकता है, हमारी जरूरत है इन लोगों को, और हमारी जरूरत है तो हमें मदद करनी होगी। परंतु जिनको जरूरत है उनमें भी सबसे ज्यादा किसको जरूरत है वो सरकार पता नहीं लगा पाए। यही बात कही गई है कि सरकार की सहायता के पात्र व्यक्ति, सहायता की जिनको आवश्यकता है, सरकार की मदद की जिनको आवश्यकता है, उस समूह का तो निर्धारण सरकार कर लेती है। बस जितने 1000 से कम कमा रहे सारे के सारे गरीब हैं, सबको क्या है, सरकार की हेल्प चाहिए, सरकार की मदद चाहिए। परंतु यह नहीं पहचान पाती कि सबसे अधिक, सबसे ज्यादा सहायता की आवश्यकता किसको है, सबसे ज्यादा मदद की आवश्यकता, जरूरत किसको होगी। आय और संपत्ति स्वामित्व के अतिरिक्त भी कई और कारक है जो निर्धनता से संबंधित माने जाते हैं, जैसे बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता। देखिए, अब आय, इनकम और संपत्ति स्वामित्व, ठीक है। संपत्ति स्वामित्व का मतलब होता है कि आप कितनी जमीन के, जो संपत्तियां हैं उन संपत्तियों के कितने आप मालिक है, स्वामित्व। इसके अलावा भी ऐसे बहुत से कारक है, इनकम के अलावा, आय के अलावा, संपत्ति स्वामित्व के अलावा भी ऐसे कारक है जो निर्धनता से संबंधित होते हैं, जैसे कि बुनियादी शिक्षा। आज बहुत से ऐसे लोग हैं वो शिक्षा क्यों नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि गरीबी है। अब आप बोलोगे सर सरकारी स्कूलों में तो फ्री पढ़ाया जा रहा है, परंतु एक्चुअल में क्या है कि उनके माता पिता उनको कहते हैं बच्चों चलो हमारे साथ काम करो, 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए वो कुछ कमा करके ही लाएंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। कि 1000 रुपए भी घर में आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो उनको शिक्षा क्यों नहीं मिल पा रही, क्योंकि वो गरीब है। उनको अच्छा स्वास्थ्य सेवा नहीं मिल पाती क्योंकि गरीब है। मैंने पहले भी एक कहानी सुनाई थी कैंसर के रोगी वाली, कि एक परिवार में एक व्यक्ति को कैंसर हो जाता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि इसका आपने इलाज नहीं कराया। तो उस पत्नी ने क्या उत्तर दिया, सुनिएगा साहब। वो कहती है कि अगर हम इसका इलाज कराते तो पूरा परिवार मर जाता, और नहीं कराया तो उसको तो मरना ही था, तो इसको हमने मरने दिया। क्योंकि अगर पूरा इसका इलाज करा तो पूरा परिवार कैसे मर जाता, क्योंकि इतने ही पैसे थे, इनके में लगा देते तो फिर खाने पीने का हमारे पास कुछ बचता नहीं। तो अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती क्योंकि गरीब है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती क्योंकि गरीब है, पेयजल और स्वच्छता आदि की सुलभता उनको नहीं मिल पाती। आप देखिएगा, कभी झोपड़ियों में जाइएगा और झोपड़ियों में जाकर के देखिएगा कितना साफ पानी आता है, वहां पर देखिएगा कितनी स्वच्छता है, कितनी साफ सफाई है वहां पर, ये आप जाकर के देखिएगा, ठीक है। पेयजल, स्वच्छता आदि की जो सुलभता है वो भी इन लोगों को नहीं मिल पाती। जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, ठीक है ना। भारत का संविधान का आर्टिकल 21 से अनुच्छेद 21A कहता है कि 6 से 14 साल तक के सभी विद्यार्थियों को, सभी बच्चों को शिक्षा अनिवार्य है, सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए। और ये तो मौलिक अधिकारों में डाला गया है। और 51A के 11वां जो हमारा मौलिक कर्तव्य है, माता पिता का मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को 6 से 14 साल के बीच के जो बच्चे हैं उन सबको स्कूल भेजे, उनको शिक्षा ग्रहण करवाए। तो हमारे पास अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। परंतु मुझे दुख होता है कि कुछ माता पिता कर्तव्य पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और कुछ बच्चे अधिकार पे ध्यान नहीं दे रहे। वर्तमान में निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाला तंत्र इन सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देता जो निर्धनता को जन्म देकर इसे निरंतर बनाए रखते हैं, जैसे निरक्षरता, अस्वच्छता, संसाधनों की अनुपलब्धता, भेदभाव या नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव।
अभाव। देखिए, अब वर्तमान में जो निर्धनता रेखा का निर्धारण करने वाले तंत्र है, ठीक है, ऐसी चीजें जो निर्धनता रेखा को डिसाइड कर रही है, वो कुछ सामाजिक कारकों पर भी ध्यान नहीं देते। अर्थशास्त्री कहते हैं कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भोजन को, आय को, सरकार ने इसी को आधार बनाया है। जो सामाजिक कारक है, जो सामाजिक फैक्टर्स है, उनको तो आधार बनाया नहीं। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो निर्धनता को जन्म देती है और निर्धनता को लगातार बनाए रखती है, जैसे कि निरक्षरता, मतलब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करी। अब जो नहीं पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, मजदूरी कर लेगा, छोटा मोटा काम कर लेगा, ज्यादा पैसे नहीं कमा पाएगा, मतलब वो फिर से गरीब रहेगा। अस्वस्थ व्यक्ति, ठीक है ना, और किसी ने कहा है ना कि स्वस्थ दिमाग का जो वास है वो स्वस्थ शरीर में ही होता है। अच्छा दिमाग का वास अच्छे शरीर में होगा। आप स्वस्थ रहेंगे तभी काम कर पाएंगे, परंतु आपका स्वास्थ्य भी सही नहीं है क्योंकि आपको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिल पाई है। फिर संसाधनों की अनुपलब्धता, आपके पास ज्यादा संसाधन, आपके पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं कुछ बड़ा करने के लिए क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। आप भेदभाव, चाहे किसी भी प्रकार का सामाजिक भेदभाव का आपको सामना करना पड़ रहा हो। नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रताओं का अभाव, आपके पास एक नागरिक के तौर पे आपको राजनीतिक जो स्वतंत्रता है उनका आपके पास क्या होता है, एक अभाव होता है, कमी होती है। आपको उतनी फ्रीडम, उतनी आजादी आपको नहीं मिल पाती है। निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय तो मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। अब जितने भी हम निर्धनता निवारण का मतलब होता है दूर करना, ये जो गरीबी है इसको दूर करना, ऐसी योजनाएं जो सरकार लेकर के आती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे कि भारत में कितने गरीब हैं और कौन कौन सी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई गई हैं। तो निर्धनता निवारण योजनाओं का ध्येय का मतलब क्या होता है, उद्देश्य। तो सरकार ने गरीबी को दूर करने के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई हैं, चाहे पूरी दुनिया में किसी ने भी चलाई हो, उन सब का उद्देश्य क्या होना चाहिए, मानवीय जीवन में सर्वांगीण सुधार होना चाहिए। कि जो मानव का जीवन में सर्वांगीण सुधार मतलब पूर्ण रूप से सुधार होना चाहिए। ऐसा सुधार कि उसको रोटी, कपड़ा, मकान भी मिले। ऐसा सुधार कि अगर उसकी पिछली पीढ़ी गरीब थी तो अब गरीबी को हटाने का मतलब ये कि वो एक अच्छा शिक्षित व्यक्ति भी हो, उसका शरीर भी स्वस्थ हो, उसको अच्छा खाने पीने को भी मिले। ये सारी चीजें होनी चाहिए। वैसे देखिए, मैं फिर कहता हूँ, सरकारें मेहनत बहुत करती है, आपको पता होना चाहिए। अब आजकल सरकारों, राजस्थान की सरकार की मैं बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे सुबह पहले बच्चों को स्कूल में जाते दूध के भरे गिलास दिए जाते हैं, बहुत बढ़िया। फिर दिन में खाना दिया जाता है। ये सब क्यों? क्योंकि उनकी एक अच्छा हेल्थ रहे, एजुकेशन भी उनको मिलती रहे, इसलिए। तो सर्वांगीण सुधार होना चाहिए, यही उद्देश्य है। उसमें ये बात अवश्य होनी चाहिए कि मनुष्य क्या बन सकता है और क्या कर सकता है, अर्थात अधिक स्वस्थ, सुपोषित तथा ज्ञान संपन्न हो, सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके। तो हम कभी भी अगर ये निर्धनता रेखा को तय कर रहे हैं तो उसमें ये बात होनी चाहिए कि व्यक्ति क्या बन सकता है। सरकार जो भी योजनाएं लेकर के आ रही है, सरकार को ध्यान रखना कि उसमें वो क्या बन सकता है। ये योजनाओं को अपनाने के बाद व्यक्ति क्या बन सकता है, वो क्या कर सकता है, क्या चेंज कर देगा, वो उसको अधिक स्वस्थ बनाए, ठीक है, जो व्यक्ति उसको अधिक से अधिक स्वस्थ बनाए, सुपोषित मतलब अच्छे से उसको पोषित करे, मतलब उसको अच्छा खाना पीना दे, ज्ञान संपन्न हो, उसका ज्ञान भी होना चाहिए। और ज्ञान कहां से आएगा, शिक्षा से ही आएगा। सामाजिक जीवन में भागीदारी कर सके, जब वो अधिक स्वस्थ होगा, सुपोषित होगा, उसके पास पूरा ज्ञान होगा, तभी वो क्या होगा, सामाजिक जीवन जो है, हमारी जो सोशल लाइफ है उसमें भागीदारी कर पाएगा, उसमें इन्वॉल्वमेंट कर पाएगा। इस दृष्टि से विकास का अर्थ होगा व्यक्ति के कर्म पथ की बाधाओं का निवारण, जैसे उसे निरक्षरता, अस्वच्छता, संसाधनहीनता, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता के अभाव आदि से मुक्ति दिलाना। तो मतलब अब इन्होंने एक लास्ट में बहुत गजब बात की कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ बोला कि जो व्यक्ति का कर्म पथ है, कर्म पथ मतलब ऐसा पथ, ऐसा रास्ता जिसमें हम लोग कर्म करते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं, उस कर्म पथ में जो आने वाली बाधा है, जो समस्या है, उन समस्याओं को दूर करना। जैसे कि निरक्षरता, मैंने क्या कहा, मेरा कर्म पथ में काम कर, अब मुझे में अगर मैं कम पढ़ा लिखा होऊंगा तो मुझे ऐसा ही काम मिलेगा, मतलब मुझे आगे बढ़ने में एक जो रोक रहा है वो निरक्षरता रोक रही है, अस्वस्थ रहना, ठीक है। अगर आप बिल्कुल हेल्दी नहीं है तो आप सही काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपका संसाधनों की कमी है, स्वतंत्रता का अभाव है, तो आप सही से काम नहीं कर पाएंगे, उनसे मुक्ति दिलाना आवश्यक है। यद्यपि हमारी सरकार का दावा है कि संवर्धी की उच्च दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और 1990 के दशक के आर्थिक सुधार कार्यक्रमों ने निर्धनता के स्तर में काफी कमी की है, किंतु अनेक अर्थशास्त्रियों को सरकार के इस दावे पर संदेह है। देखिए, अब सरकार का यह कहना है कि संवर्धी की उच्च दर है। संवर्धी आप लोग पढ़ चुके हैं, हमारे पंचवर्षीय योजनाओं का एक मुख्य लक्ष्य था। संवर्धी मतलब ग्रोथ होना, इंक्रीमेंट होना। तो सरकार कहती है कि जो संवर्धी है, ये इकोनॉमिक जो प्रोग्रेस हो रही है, इसकी ऊंची दर है, बहुत तेजी से हम विकास कर रहे हैं। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, ग्रामीण क्षेत्रों में हमने बहुत से लोगों को रोजगार दिया है, और 1990 के बाद ये जो सुधार आए हैं, आर्थिक सुधार लेकर के आए हैं, उसके बाद निर्धनता का जो स्तर है उसमें काफी कमी आई है। मतलब सरकार कह रही है कि अब बहुत कम करीब हो चुके हैं, ठीक है ना, पहले बहुत ज्यादा था, बहुत कम हो चुके, काफी सुधार आ चुका है। परंतु अर्थशास्त्रियों को सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार को
पर संदेह है, डाउट है कि सरकार ये जो दावा कर रही है वो सही नहीं है। अब क्यों कह रहे हैं ये बात, ये तो देखिए। उनका मत है किसका, अर्थशास्त्रियों का, कि जिस प्रकार आंकड़े एकत्र किए जाते हैं, मतलब आंकड़े जो डेटा है कि इतने लोग गरीब है इतने नहीं है, जो कलेक्ट किया जा रहा है, अर्थात जिन वस्तुओं का उपभोग समूह टोकरी में शामिल किया जाता है, निर्धनता रेखा के आकलन की कार्यविधि और निर्धनों की संख्या में भारत में निर्धनों की संख्या कम करके दिखाने की हेराफेरी की जाती है। ये लोग कह रहे हैं कि जो उपभोग में शामिल किया गया, टोकरी का मतलब जो उपभोग में जो चीजें शामिल करी गई, ये जो चीजें व्यक्ति को मिल रही है वो बहुत है, ठीक है। और जो निर्धनता के लिए जो आकलन करने का, जो टेस्ट करने की जो विधियां अपनाई गई है और संख्या को कम ज्यादा करके हेराफेरी सरकार कर सकती है, तो हेराफेरी सरकार कर रही है, इसलिए हमें डाउट नहीं है, डाउट है मतलब। निर्धनता के आकलन की सरकारी विधियों की सीमाओं के कारण अनेक विद्वानों ने वैकल्पिक विधियों का प्रयोग करने का प्रयास किया। अब देखिए, निर्धनता का जो आकलन कर रही है सरकार, जो निर्धनता को पता लगा रही है भाई ये निर्धन है ये नहीं है, तो अब सरकारी जो विधि है उसकी कुछ सीमा है। सीमाओं का मतलब क्या है, कुछ कमियां हैं, कुछ लिमिटेशंस है। जैसे अभी अपन लोगों ने गिनाया है, सिर्फ भोजन ही क्यों काउंट कर रहे हो, शिक्षा को, स्वास्थ्य को काउंट क्यों नहीं कर रहे हो, ठीक है ना, और सिर्फ 816,000 रुपये बहुत है क्या, ठीक है, कितने व्यक्तियों पे सर्वांगीण विकास होना चाहिए, सारी कमियां निकाली है। तो अब फिर क्या हुआ कि अनेक ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वैकल्पिक का मतलब क्या होता है, ऑप्शनल, कुछ अलग से कोई नई विधियां प्रयोग करने का प्रयास किया है। जैसे कि उसमें सबसे पहले जो नाम आएगा वो आता है अमर्त्य सेन का। इनमें से नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अमर्त्य सेन हैं, जिन्होंने एक सूचकांक, एक इंडेक्स का विकास किया, जिसे क्या कहा जाता है, सेन सूचकांक का नाम दिया गया है। ये सब आप आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त निर्धनता अंतराल सूचकांक, ठीक है, और वर्गित निर्धनता अंतराल उपकरणों का भी प्रयोग किया जाता है। ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और ये क्या है, ये है अमर्त्य सेन जी, आप इनको जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो आप अब जान लीजिएगा। ये आपकी किताब में एक ग्राफ दिया हुआ है, उसको समझते हैं। ये जो ब्लैक में दिया हुआ ना बेटा, ये ग्रामीण क्षेत्र का, और जो पिंक में दिया हुआ वो शहरी क्षेत्र का। यहाँ पे गरीबों की संख्या को बता रखा है लाखों में। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, शहरों में अगर मैं देखूं तो 50 लाख से 100 लाख, 50 लाख से 100 लाख के बीच में ही रही है। 1973 से लेकर के 2011-12 के बीच में अगर आप देखेंगे तो 50 लाख से 100 लाख के बीच ही गरीब रहे हैं। 50 लाख से 100 लाख का मतलब हो गया बच्चों 50 लाख से 1 करोड़ तक के बीच में गरीब रहे। कहां पे, शहरी क्षेत्र में। अगर मैं गांव की बात करूं तो 250 लाख से 250 लाख से लेकर करके एक बार हाईएस्ट तो 300 लाख से भी प्लस गया है, मतलब 3 करोड़ से भी ज्यादा ऊपर गया है। परंतु अगर आप देखेंगे कि भाई 2005 के बाद धीरे धीरे गिरावट भी आई है, और अगर मैं 2011-12 की बात करूं कि कितने गरीब हैं, तो करीबन सिर्फ और सिर्फ 2 करोड़ करीब है। मतलब कह सकता हूं 3 करोड़ से हम कहां पे पहुंच चुके हैं, 2 करोड़ पर तो पहुंच चुके हैं। फिर अब जैसा वहां पर गरीबों की संख्या, वैसा ही आपको यहाँ पे अनुपात देखने को मिलेगा, रेशियो देखने को मिलेगा कि टोटल जनसंख्या में कितने गरीब है। तो आप देखिए कि जो शहरों में है, शहरों में 50% के आसपास रहे, और 2011-12 में आते आते तो ये सिर्फ और सिर्फ 12-13% पर आ चुके हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूं 1973-74 में 57-58% थे, और अब आज 2011-12 में मैं बात करूं तो 35% के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इससे एक बात तो तय होती है कि सरकारों ने काफी प्रयास करे हैं, और उन्हीं प्रयासों की देन है कि ये गरीबों की संख्या में दिन पे दिन कटौती होती जा रही है। तो हमें सरकार पे डाउट नहीं करना चाहिए। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपको कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा और बताइएगा सरकार का यह तरीका आपको कैसा लगा, मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा, और ज्यादा ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो या नहीं करते हो, नहीं करते हो तो कर दिया करो, ठीक है। और पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।